क्या इस्लाम आबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का आइडिया सिर्फ अयूब खान का ही था, या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इस्लाम आबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाना चाहते थे? क्या दारुल हुकूमत को सिर्फ रावलपिंडी में GHQ होने की वजह से यहाँ मुंतकिल किया गया, या इसके पीछे कुछ और वजूहात भी थी? वो कौन सा शहर था जो इस्लाम आबाद की जगह कैपिटल बनते बनते रह गया? यहाँ कौन से देहात थे जो अब नहीं है? इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत बनने की कहानी जानिए इस वीडियो में। ये इस्लामाबाद की कहानी का वो हिस्सा है जब इसे दारुल हुकूमत बनाने का फैसला हुआ। ये फैसला क्यों और कैसे हुआ, इस शहर के बसने और बसाने वालों के इस फैसले से जुड़ी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है। वैसे तो ये किसी मुल्क के लिए कोई नई बात नहीं कि एक प्लान्ड सिटी को दारुल हुकूमत के तौर पर बनाया जाए और किसी तारीखी शहर से सरकार को इस तरह से मूव किया जाए। इस्लामाबाद के अलावा इन नए दारुल हुकूमतों में भारत का नई दिल्ली, काज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत आस्ताना, नाइजीरिया का अबूजा, ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया जैसे शहर शामिल हैं। आबादी और हुकूमतों के मामलात बढ़ने पर पुराने तारीखी शहरों की जगह नए शहर बनाए गए और मॉडर्न स्टेट्स के दौर में इन शहरों को बेहतर तौर पर प्लान किया गया। पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद आने की कहानी भी ऐसी ही मालूम होती है, लेकिन ये इतना भी सादा मामला नहीं था। कुछ और भी शहर थे जिनके बारे में सोचा गया कि इन्हें पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जाए। क्या वे पाकिस्तान के फौरन बाद ही नए कैपिटल के लिए तजावीज़ पर काम शुरू हो गया था? कराची से इसे कहां मूव किया जाए, ये बड़ा सवाल था। एक तजवीज़ उस वक्त ये आई कि जिस तरह से तुर्किया ने अंकारा को मुल्क के सेंटर में एक कैपिटल बनाया, इसी तरह पाकिस्तान के दरमियान में किसी जगह को इसका दारुल हुकूमत बनाया जाए। इंटरेस्टिंगली उस वक्त खुशाब के पास एक जगह पर काम शुरू हुआ और 1951 में वहां एक शहर जोहराबाद बनाना शुरू किया गया। इस शहर की बुनियादों का काम 1953 में मुकम्मल भी हो गया। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे पर देखें तो ये शहर सेंटर में लगता है। पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक्सेस पर अगर देखा जाए तो ये जगह पाकिस्तान के दरमियान में बनती है। इस शहर का नाम तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया था। इस्लामाबाद की तरह यह भी एक वेल प्लान्ड सिटी था। इसका भी मास्टर प्लान था जिसके तहत यहाँ सेक्टर्स और ब्लॉक्स बनाए गए थे। 50 की दहाई में तो सरकारी अफसरों की पोस्टिंग्स तक कर दी गई थी। ये खुशाब से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर था। यहाँ करीब में एयरफोर्स की एक बेस सकेसर में है और खुशाब का न्यूक्लियर प्लांट है। जब इसे कैपिटल ना बनाया जा सका तो इस प्लान्ड सिटी का कुछ तो करना था। 1982 में खुशाब को सरगोदा से अलग एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो इसे खुशाब का हेड क्वार्टर बना दिया गया। डॉक्टर फरीद मलिक ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि रावलपिंडी या इसके आसपास का इलाका कैपिटल बनने की दौड़ में शामिल ही नहीं था। उनका कहना है कि अयूब खान कराची में नर्वस रहते थे कि यह कायद आज़म और उनकी बहन फातिमा जिन्ना का शहर है, जो अयूब खान की सियासी मुखालिफ भी थी। लेकिन जोहराबाद या किसी और शहर को कैपिटल बनाने का फैसला 1956 के आइन की मुअत्तली और मुल्क के पहले मार्शल लॉ के बाद बदल गया, क्योंकि इसके बाद अयूब खान को ही ये फैसला करना था कि ये नया दारुल हुकूमत कहाँ होगा। इस्लामाबाद की पुरानी तारीख के हवाले से मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि किस तरह यहाँ की तारीख इतनी नई नहीं जितनी हम समझते हैं। मार्गला के पहाड़ों को नाम कैसे दिए गए, यहाँ चाइनीज हुन वॉरियर्स क्यों पहुंचे, टेक्सिला और इस्लामाबाद का कनेक्शन क्या था, राम, सीता और लक्ष्मण कैसे वनवास के दौरान यहाँ रहे, महाभारत के राजा दुर्योधन की राजधानी कहाँ थी जिसकी बेटी के नाम पर सिमली का इलाका है, सैदपुर में मुगल बादशाह जहांगीर की शादी, बड़ी इमाम सरकार का यहाँ आना और फिर चोरपुर के इलाके का नूरपुर शाह बन जाना। अगर इस सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद को कैपिटल बनाने का फैसला हुआ तो तब यहाँ क्या था? उस वक्त रावलपिंडी ही यहाँ नजदीक सबसे बड़ा शहर था और इस सारे इलाके को रावलपिंडी का एक नवाही इलाका समझा जाता था। रावलपिंडी का शहर बहुत पुराना है।
और टेक्सला के दौर से यहाँ पर आबादी रही है। महमूद गजनवी ने अपने साथ आने वाले गखड़ सरदार काय गौहर को ये इलाका दिया था। इस शहर का नाम एक गांव रावल के नाम पर 1493 से रावलपिंडी हो गया था। रावलपिंडी गखड़ों का इलाका ही रहा। आखिरी गखड़ हुक्मरान मुकर्रब खान को सिखों के हाथों 1765 में शिकस्त के बाद ये शहर गखड़ों के हाथों से निकल गया। उस वक्त ये शहर नॉर्थ में कश्मीर, पेशावर, हजारा और काबुल का कनेक्शन भी था। अफगान सिख वॉर्स में खैबर पास के एक्सेस की वजह से ये इलाका बहुत अहम रहा। अंग्रेजों ने सिखों की तरह इसकी मिलिट्री अहमियत को समझा और लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में ब्रिटिश फौज का यहाँ एक गैरिजन बना दिया। 1880 की दहाई में रावलपिंडी तक रेलवे लाइन भी पहुंच गई। 1901 में रावलपिंडी को शुमाली कमांड का हेडक्वार्टर बना दिया गया और पाकिस्तान बनने के बाद ये बड़ी फौज का हेडक्वार्टर यानी GHQ बन गया। यहाँ फौज बढ़ने के साथ साथ शहर भी बढ़ता चला गया और आसपास के इलाकों से बहुत से लोग यहाँ आकर आबाद होते चले गए। दूसरी तरफ जब इस्लामाबाद को कैपिटल बनाने का फैसला हुआ तो उस वक्त यहाँ 85 के करीब छोटे बड़े देहात थे। इनमें से सैदपुर सबसे बड़ा गांव था और इसकी आबादी 1947 में 16,000 के करीब थी। ये हिस्टोरिकल गांव था। इसका जिक्र हिंदुओं की तारीखी किताबों में आया है और खित्ता पोठोहार में हिंदुओं की 3 सेक्रेड जगह थी जिनमें ये टिल्ला जोगियां और कटास राज के साथ शामिल था। इसकी पुरानी तारीख भी एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सैदपुर को भी तारीखी इस्लामाबाद कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद बनने से पहले ये गांव ही था जहां आबादी सबसे ज्यादा थी। अंग्रेजों ने 1882 में गोलड़ा में एक रेलवे स्टेशन भी बनाया जो बाद में 1912 में अपग्रेड होकर एक रेलवे जंक्शन बन गया। ये इलाका इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के पास है। इस वजह से ये इलाका अंग्रेज दौर में एक तरफ तो पेशावर और कोहाट और दूसरी तरफ पंजाब में मुल्तान तक के इलाकों से जुड़ गया। बहरहाल दारुल हुकूमत बनने के लिए वक्त और सियासत ने इस्लामाबाद का साथ दिया। 7 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। इस फौजी हुकूमत ने 3 माह के अंदर ही 21 जनवरी 1959 को एक कमीशन कायम कर दिया, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जायजा ले और फैसला करे कि मुल्क का पहला कैपिटल कराची पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के तौर पर मौजू है या नहीं। और कमीशन को यह भी कहा गया कि अगर वो कराची को मुनासिब जगह ना समझें तो वफाकी दारुल हुकूमत के लिए कोई और मौजू जगह की तलाश भी करें। इस कमीशन की सरबराही उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल याहिया खान कर रहे थे। इस कमीशन ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया, फौरी तौर पर काम का आगाज किया। कराची इस दौर से बाहर था, अगर ना होता तो ये कमीशन ही क्यों बनता। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के शहरों का जायजा लिया गया और जून 1959 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सदर अयूब खान को पेश कर दी, जिसमें बताया गया कि कराची समेत पाकिस्तान के किसी मौजूदा शहर की इस तर्ज पर मंसूबाबंदी नहीं हुई कि उसे दारुल हुकूमत बनाया जा सके। कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में दारुल हुकूमत की हैसियत से कराची को नामौजू करार दिया और रेकमेंड किया कि पाकिस्तान के कैपिटल के लिए मुनासिब तरीन मकाम रावलपिंडी के करीब पोठोहार का एक इलाका है और ये जगह रावलपिंडी की नॉर्थ ईस्ट में एक वादी है जिसके साथ पहाड़ों का एक सिलसिला फैला हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह वादी सैदपुर के नजदीक है और इसी वादी में शाह अब्दुल लतीफ बरी इमाम का मेला भी लगता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद 12 जून 1959 को सदर अयूब ने इसका जायजा लेने के लिए सूबाई गवर्नर्स, विफाकी काबीना और आला हुकाम का एक खुसूसी इजलास नथिया गली में बुलाया, जिसने कमीशन की इस तजवीज को मंजूर करने का ऐलान कर दिया। इब्तदाई मंसूबे के तहत ऐलान किया गया कि यहाँ नया दारुल हुकूमत 10 साल में बनेगा और इसकी तामीर पर हर साल 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 24 मई 1960 को सदर अयूब और उनकी काबीना का इजलास शकरपड़िया के मकाम पर हुआ। नामवर ग्रीक माहिर तामीरात और इस्लामाबाद के आर्किटेक्ट कॉन्स्टेंटिनोस डॉक्साइडस ने यहाँ ब्रीफिंग भी दी। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान उनकी आर्किटेक्चरल फर्म ने ही बनाया था। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1 जून 1960 को कायम हुई और इसके पहले चेयरमैन मेजर जनरल याहिया खान ही थे। इसके बाद अयूब खान ने 1 अगस्त 1960 को इस्लामाबाद को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का नया कैपिटल बनाने का ऐलान कर दिया। अब आते हैं कि इस इलाके को कैपिटल बनाने का फैसला क्यों किया गया।
ایک خیال یہ ہے کہ کراچی ہی پاکستان کا دارالحکومت رہتا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد اس بات کا فیصلہ قائد اعظم نے خود کیا تھا۔ جب پاکستان بنا تو نیا کیپٹل بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ نئے کیپٹل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نارتھ ناظم آباد اور گڈاپ ٹاؤن کی پلاننگ بھی مکمل ہو چکی تھی۔ لیکن زیادہ تر رائے یہی ہے کہ اسلام آباد کے دارالحکومت بنائے جانے کے پیچھے ملٹری وجوہات ہی تھی۔ ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھے، وہ مارشل لا لگا چکے تھے، کیونکہ یہ جگہ جی ایچ کیو کے نزدیک تھی، فوج یہاں پر تھی، طاقت کا مرکز ادھر تھا، ان کا اپنا علاقہ ہری پور بھی اس کے نزدیک ہی تھا، اس لیے اسے ہی دارالحکومت بنا دیا گیا۔ لیکن ایک اور تھیری بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس جگہ کو قائد اعظم بھی پاکستان کا دارالحکومت بنانا چاہتے تھے۔ اس کا ذکر سجاد اظہر نے کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہسٹورین ڈاکٹر اشتیاق احمد، جنہوں نے کتاب پاکستان دی گیرزن اسٹیٹ اور پنجاب کی تقسیم پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانوی دستاویز ٹرانسفر آف پاور میں مئی 1947 میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا دارالحکومت مستقبل میں راولپنڈی کے علاقے میں ہوگا، جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو آئیڈیا تھا وہ ایوب خان کا نہیں تھا۔ یہ ایک میمورینڈم تھا جس کی تاریخ 12 مئی 1947 کی ہے۔ ایک اور واقعہ جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اور وہ قائد اعظم سے جڑا ہے، وہ مولانا اسماعیل زبی نے اپنی کتاب اسلام آباد منزل مراد میں بتایا ہے کہ 26 جولائی 1944 کو قائد اعظم مری کے راستے سے راولپنڈی آ رہے تھے۔ فاطمہ جرا بھی ان کے ہمراہ تھی۔ وہ ملپور گاؤں میں رکتے ہیں اور راولپنڈی جانے والے استقبالی جلوس سے خطاب میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا بننے والا دارالحکومت اس سبزہ میں ہوگا جو مارگلا پہاڑوں سے پنڈی شہر تک پھیلا ہوا ہے۔ عقیل عباس جعفری نے بھی بی بی سی پر اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ 15 جولائی 1959 کو اخبارات میں ممتاز کشمیری رہنما چودھری غلام عباس کا ایک بیان شائع ہوا، جس میں انکشاف کیا گیا کہ بانی پاکستان بھی دارالحکومت کو وادی پوٹوہار میں ہی منتقل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے قائد اعظم سے منسوب اس بیان کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ جب 1960 میں اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنایا گیا تو اس وقت سے ہی تجویز یہ تھی کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقوں کو ملا کر ایک بڑا میٹروپولیٹن ایریا بنایا جائے، جس میں اسلام آباد والے حصے کی نئے سرے سے ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس میٹروپولیٹن ایریا میں راولپنڈی کا کینٹ، مارگلا ہلز اور آس پاس کے دیہاتی علاقے بھی شامل ہوں گے۔ لیکن بعد میں راولپنڈی کو الگ کر دیا گیا۔ راولپنڈی اب پنجاب کا حصہ ہے، اور تبھی فیض آباد کراس کرتے ہی اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی سیکیورٹی وجوہات ہی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کو ایڈمنسٹریٹولی الگ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پہلے راولپنڈی وفاقی علاقہ تھا اور یہاں بھی غیر ملکی سفیر آزادانہ گھومتے پھرتے تھے، لیکن کہوٹا کا ایٹمی پلانٹ بھی راولپنڈی کے علاقے میں آتا تھا۔ ایک بار فرینچ سفارتی عملے کو اس ممنوعہ علاقے میں پکڑ لیا گیا، جس کے بعد ضیاء دور میں راولپنڈی کو وفاقی علاقے سے مکمل الگ کر دیا گیا اور سفارتکاروں کو بھی وارن کر دیا گیا کہ وہ اجازت کے بغیر وفاقی علاقے سے باہر نہیں جا سکتے۔ 1981 میں اسلام آباد کو ضلع کا درجہ دے کر آئی سی ٹی کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن دارالحکومت کا فیصلہ ہونے کے بعد ایک بڑا سوال یہ تھا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ یہ بالکل ایک نیا شہر تھا۔ اس وقت موجودہ نام اسلام آباد بہت سے ناموں میں سے ایک تھا جو کنسیڈر کیے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں جب یہ نیا کیپٹل بننے کی بحث چل رہی تھی تو انہی دنوں مجید نظامی کی عدالت میں لاہور سے ایک ہفت روزہ میگزین قندیل نکلتا تھا، جس میں ایک اعلان شائع کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستانی شہری اپنے نئے دارالحکومت کے لیے نام تجویز کریں۔ اگر کسی صاحب کا تجویز کردہ نام حکومت نے منظور کر لیا یا حکومت کی کمیٹی نے بھی وہی نام رکھا جو کسی نے تجویز کیا ہو، تو ان کی خدمت میں ادارہ قندیل کی جانب سے 1000 روپیہ بطور انعام پیش کیا جائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ قائرین نے ایک ہی نام تجویز کیا تو ان صاحب کا نام شائع ہوگا جنہوں نے سب سے پہلے یہ نام بھیجا ہوگا۔ جو نام اس میگزین کو بھجوائے گئے اور اس نے شائع کیے، انہی ناموں میں ایک نام اسلام آباد بھی تھا، جو سب سے پہلے پنجاب کے شہر عارف والا میں رہنے والے ایک اسکول ٹیچر قاضی عبد الرحمان نے تجویز کیا تھا۔ 24 فروری 1960 کو وفاقی کابینہ نے نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کا اعلان انفارمیشن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ انہوں نے اس نام کے حوالے سے کہا کہ اسلام آباد کا نام نہ صرف لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور ان کی خواہشات کے مطابق ہے،
भुट्टो ने यह भी कहा कि जब यह नया दारुल हुकूमत तामीर होगा तो पाकिस्तान के लोग इस पर बजा तौर पर फख्र कर सकेंगे। अकील अब्बास जाफरी, जिन्होंने बीबीसी पर इस हवाले से एक आर्टिकल लिखा है, उनका यह कहना है कि इस नाम के सामने आने के बाद मजीद निजामी ने कोशिश की कि काजी अब्दुल रहमान को 1000 रुपए की इनामी रकम सदर से या कैपिटल कमीशन के सरबराह जनरल याहिया खान के हाथों दिलवाई जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ, जिसके बाद खुद इदारे ने यह रकम काजी अब्दुल रहमान को भिजवाई। मार्च 1960 में काजी अब्दुल रहमान ने सदर अयूब खान को एक खत लिख दिया जिसमें कहा गया कि 24 फरवरी 1960 को मंजूर होने वाला नाम उनका तजवीज करदा था। इंटरेस्टिंगली इसके जवाब में 15 अप्रैल 1960 को हुकूमत पाकिस्तान ने काजी अब्दुल रहमान को एक खत लिखा जिसमें उनके नोट को एक्नॉलेज किया गया और कहा गया कि सदर की हिदायत पर उनका नाम पाकिस्तान के इस दारुल हुकूमत में एक प्लॉट अलॉट किए जाने के लिए दर्ज कर लिया गया है। लेकिन काजी अब्दुल रहमान इस खत के लिखे जाने के 30 साल बाद तक जिंदा रहे। उनकी वफात 25 अप्रैल 1990 को हुई और वो सीडीए और अयूब खान के इस वादे के पूरा होने का इंतजार ही करते रहे। सजाद अजहर का यह कहना है कि हफ्त रोजा कंदील ने यह इश्तिहार जाती हैसियत में दिया था। अगर वो इश्तिहार सरकार की जानिब से होता तो पता भी सरकार को होता। ये इश्तिहार आया भी सिर्फ एक ही मैगजीन में था। ये बात हतमी तौर पर कहना मुश्किल है कि अखबार ने ये नाम हुकूमत को भिजवाए या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि नए दारुल हुकूमत का जब नाम इस्लामाबाद फाइनल हुआ तो वो उन नामों में शामिल था जो हफ्त रोजा कंदील को मिले थे। उनके मुताबिक कुछ और थेरीज भी हैं कि ये नाम कहाँ से आया। रावलपिंडी के एक शायर सादिक नसीम का यह कहना है कि लाल कुर्ती रावलपिंडी में एक गली ऐसी भी थी जहां तकसीम से पहले मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और इसका नाम इस्लामाबाद था। रावलपिंडी में इस्लामाबाद के नाम से 2 मोहल्ले भी मौजूद थे। बाद में एक मोहल्ले का नाम मुगलाबाद और दूसरा जो ढोकखबा के करीब था उसका नाम कासिमाबाद रख दिया गया। जबकि एक ख्याल ये भी है कि इस्लामाबाद का नाम सदर अयूब को पीर साहब देवल शरीफ ने तजवीज़ किया था। जब हुकूमत ने नए दारुल हुकूमत के क़याम की जिम्मेदारी सीडीए को सौंपी तो उसने अपना दफ्तर रावलपिंडी की एक कोठी आलकन हाउस में शुरू किया। इस नए कैपिटल के क़याम तक रावलपिंडी को आर्जी दारुल हुकूमत का दर्जा दे दिया गया और इस मकसद के लिए 2 अगस्त 1960 को एक सदारती हुक्म जारी किया गया जिसके तहत 22 नवंबर 1966 तक रावलपिंडी तकरीबन 6 साल पाकिस्तान का आर्जी दारुल हुकूमत रहा। रावलपिंडी में कौमी असम्बली के इजलास के लिए लाल कुर्ती में अयूब हॉल तामीर किया गया था। गैर मुल्की सफारत खाने सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के इलाके में थे। वजारत दिफा के ऑफिस कलकत्ता ऑफिस में कायम हुए और आज तक वहीं पर हैं। एस्टैब्लिशमेंट और कैबिनेट डिवीजन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के करीब इमारतों में बनाए गए। मास्टर प्लान के मुताबिक इस्लामाबाद शहर में रिहायशी सेक्टर्स मरकजी कमर्शियल इलाके ब्लू एरिया के दोनों जानिब बनाए गए। हर सेक्टर में मजीद 4 सब सेक्टर्स थे जिनमें कमर्शियल एरियाज भी थे। हर सेक्टर स्क्वायर शेप में है जो हर तरफ से 2 किलोमीटर का है। कमर्शियल एरियाज के अलावा हर सेक्टर में छोटी मार्केट्स भी हैं। इस नए कैपिटल की तामीर 1965 की जंग और इसके बाद 1971 की जंग से भी मुतासिर हुई। फिर मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया लेकिन इसके बावजूद काम जारी रहा। डॉक्टर जुनेद आजहर ने अपनी किताब इस्लामाबाद की अदबी रवायत के 50 साल में लिखा है कि शहर बनाने का आगाज अक्टूबर 1961 में एक गांव बाग कलां या बागा से किया गया जहां बरी इमाम के वालिद हजरत सखी महमूद का मजार है। इसके साथ बनने वाले पहले बाजार का नाम आपपारा रखा गया और इस पहले बाजार का नाम आपपारा रखना मशरकी पाकिस्तान के लोगों के लिए ही था। इसी गांव बाग कलां या बागा में सेक्टर G6 आबाद हुआ। इधर ही इस्लामाबाद का पहला कमर्शियल जोन तामीर किया गया। सरकारी मुलाजिमीन के लिए सबसे पहले रिहायशी क्वार्टर्स भी इसी गांव में तामीर किए गए। इसके बाद एक एक करके बाकी इलाके बनाने शुरू किए गए। कुछ नाम प्लान के मुताबिक नहीं चले या वक्त के साथ साथ लोगों ने खुद ही इनके नाम रखने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद की तारीख पर तहकीक करने वाले सजाद अजहर का कहना है कि ब्लू एरिया का असल नाम जिना एवेन्यू है। ब्लू एरिया नाम इसलिए पड़ा कि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान और पहले नक्शे में जिना एवेन्यू के गिर्द 6 किलोमीटर के इलाके को नीले रंग से जाहिर किया गया था, इसलिए ये जिना एवेन्यू से ब्लू एरिया कहलाने लगा। पेशावर मोड़ को भी नाम दरअसल H9 कॉलेज के तलबा ने दिया था क्योंकि वहां से बसें पेशावर के लिए मुड़ती थी। G7 के मरकज का नाम भी सितारा मार्केट इसलिए हो गया कि यहाँ किसी जमाने में सितारा नामी रेस्टोरेंट हुआ करता था। वो रेस्टोरेंट तो बाद में बंद हो गया लेकिन लोगों ने पूरी मार्केट को ही सितारा मार्केट कहना शुरू कर दिया।
G6 मरकज को मेलोडी सिनेमा की वजह से मेलोडी मार्केट कहा जाता है। F6 मरकज का नाम सुपर मार्केट इसलिए पड़ गया कि किसी दुकानदार ने दो दुकानों को मिलाकर एक बड़ी दुकान बना ली। लोगों ने इसे सुपर स्टोर कहना शुरू कर दिया, जो बाद में सुपर मार्केट बन गया। शहर के सेक्टर्स को C, D, E, F, G, H, I सेक्टर्स में तकसीम किया गया, जो अभी तक चल रही हैं। इस नए कैपिटल की सबसे पहले तामीर होने वाली मस्जिद G62 की मस्जिद उला थी। बाद में जामे मस्जिद के तौर पर G6 की मरकजी मस्जिद तामीर हुई, जिसका रंग बोस्की कपड़े जैसा हल्का था, जिसे बाद में हल्का गुलाबी कर दिया गया। ताहम यहाँ के क्वार्टर्स का रंग लाल होने की निस्बत से इसे लाल मस्जिद ही कहा जाने लगा। इस्लामाबाद के इन इलाकों में 85 देहात आबाद थे। कुछ अंदाजों के मुताबिक इनकी तादाद 160 के लगभग थी। शहर की तामीर के दौरान मार्गला के दामन में वाक़े बहुत से देहात जैसे नूरपुर शाह, शादरा, सैदपुर और गोलड़ा शरीफ को इस्लामाबाद का दही इलाका करार देकर इनकी असल शक्ल को बरकरार रखा गया। सजाद अजहर का कहना है कि 85 देहात की 45,000 एकड़ जमीन जब CDA ने हासिल की तो मुतासिरीन में उस वक्त 16 करोड़ रुपए तकसीम किए गए, जबकि उन्हें मुल्तान, साहिवाल, बिहाड़ी, झंग और सिंध के गुद्दू बैराज में काश्त के लिए 90,000 एकड़ जमीन भी अलॉट की गई, जिसके लिए 36,000 परमिट जारी किए गए। इन देहात में गखड़ बरादरी की अक्सरियत थी, जबकि जंजुआ, राजपूत, आवान, पीर कांजन मुगल, धनियाल, गुजर, मिन्हास, राजपूत, भट्टी और सैयद भी आबाद थे। रावलपिंडी के गैजेटियर 1884 के मुताबिक जिला रावलपिंडी के 109 देहात के मालिक गुजर और 62 गखड़ों की मलकियत थे। जिस वक्त यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत को बनाने का मंसूबा बनाया गया, यहाँ के लोगों की जमीनें ज़ेरे काश थी। कुछ लोगों ने जमीनें देने में हिचकिचाहट की, लेकिन सरकार तो सरकार होती है, ये जमीनें उनसे ले ली गई। अभी इस शहर की प्रॉपर्टी शायद पाकिस्तान की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में शुमार होती है। सेक्टर्स के अलावा आसपास की सब ज़रूरी जमीन नई हाउसिंग सोसाइटियों में बदल रही है। रियल एस्टेट यहाँ का सबसे ताकतवर तबका है। कभी जो इसके आसपास खूबसूरत हरियाली वाले इलाके थे, यहाँ जो गांव थे, सब खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ सब्ज पहाड़ ही बचे हैं। देखते हैं ये कब तक बचते हैं। कराची की तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया। सोचिए, अगर अब यहाँ भी कराची वाला हाल हो गया तो फिर ये दारुल हुकूमत कहाँ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।